हेलो हेलो एवरीवन। हम लोग प्लानिंग इन इंडिया चैप्टर पढ़ रहे थे। हम उसके आगे का कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग उसके आगे का कंटिन्यू करेंगे। विजन एंड सिनेरियो प्लानिंग फॉलोइंग फॉलोइंग द आइडिया ऑफ विजन एंड सिनेरियो प्लानिंग, द नीति आयोग has released three major documents by now, which has been summarized below. विजन और सिनेरियो प्लानिंग के लिए नीति आयोग ने 3 डॉक्यूमेंट्स रिलीज किए जो यहाँ पर दिए हैं। 3-year action agenda announced for period of announced for period of 2017 to 20. The action agenda aimed to put in place new tools and approaches to promote development during the change. It aimed to put in place new tools and approaches to promote development during changed global economic system. The 5-year plans were not vibrant enough to these realities. It aims at some major tools and approaches in areas of fiscal consolidation, transport, digital connectivity, technology, innovation, patenting, minimum government, health, skill development, inclusion and sustainability. तो क्या हुआ कि 3 ईयर एजेंडा प्लान गवर्नमेंट इसलिए लेके आई है ना, 2017 से 2020 के लिए अनाउंस हुआ था। क्यों? क्योंकि देखो आज का जो वर्ल्ड है वो क्या है, बहुत फास्ट चेंज होता है, मतलब बहुत डायनेमिक वर्ल्ड हो चुका है, बहुत जल्दी चेंज होता है, चीजें बहुत जल्दी जल्दी बदलती है। तो 5-ईयर प्लान्स क्या हो जाते हैं, बहुत लंबे समय के लिए हो जाते हैं। तो गवर्नमेंट क्या लेकर आई कि 5-ईयर प्लान्स तो हम लोग चला ही रहे, साथ में हम लोग क्या करें 3 ईयर प्लानिंग स्ट्रेटजीज भी रखें। उससे क्या होगा, है ना, हम लोग चेंजिंग वर्ल्ड के साथ साथ हम लोग भी क्या कर पाएंगे, compete कर पाएंगे। It aims at some major tools and approaches, ideas of fiscal consolidation. फिजिकल कंसोलिडेशन के आइडिया को प्रमोट करती है, मतलब ये कुछ टूल्स है उनका यूज करती है ये फिजिकल कंसोलिडेशन, है ना। फिजिकल कंसोलिडेशन, है ना, फिजिकल कंसोलिडेशन, ट्रांसपोर्ट, डिजिटल कनेक्टिविटी, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, पेटेंटिंग, मिनिमम गवर्नमेंट, हेल्थ, स्किल डेवलपमेंट, इंक्लूजन एंड सस्टेनेबिलिटी, है ना। तो physical consolidation is a set of policies adopted by government to reduce the fiscal deficit and debt burden. Its goal is to stabilize the economy by controlling government spending and increasing revenue, है ना। तो फिजिकल कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट क्या करे, है ना, गवर्नमेंट क्या करे, अपना खर्चा कम करे और अपना रिवेन्यू को बढ़ाए। अगर खर्चा कम होगा और रिवेन्यू बढ़ेगा तो क्या होगा, है ना, गवर्नमेंट अपना खर्चा कम करे और रिवेन्यू को बढ़ाए, और गवर्नमेंट अपना खर्चा कम करेगी और रिवेन्यू बढ़ेगा तो गवर्नमेंट का क्या काम होगा, कर्जा कम होगा। तो फिजिकल कंसोलिडेशन का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट अपना कर्जा कम करने की कोशिश करे, ठीक है। टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, पेटेंटिंग, मिनिमम गवर्नमेंट, हेल्थ, स्किल डेवलपमेंट, इंक्लूजन एंड सस्टेनेबिलिटी, ये सारे क्या है, गोल है इसके, ठीक है। 7-ईयर स्ट्रेटेजी फ्रेमवर्क, अब क्या आ जाता है यहाँ पर, 7-ईयर स्ट्रेटेजी फ्रेमवर्क, है ना। 7-ईयर स्ट्रेटेजी फ्रेमवर्क, 7-ईयर स्ट्रेटेजी फ्रेमवर्क में क्या आ जाता है, titled as Strategy of New India @75. It defines clear developmental objectives seeking to make डेवलपमेंट अ जन आंदोलन। तो जैसे मोदी जी वगैरह ये बोलते रहते कि डेवलपमेंट जन आंदोलन होना चाहिए, मतलब मास मूवमेंट होना चाहिए, ठीक है। डेवलपमेंट क्या बन जाना चाहिए, एक मास मूवमेंट बन जाना चाहिए। तो वो यहाँ पर बोल रहा है वो कि डेवलपमेंट, ये जो स्ट्रेटजी है, 7-ईयर स्ट्रेटजी है, ये डेवलपमेंट को क्या बनाने की कोशिश कर रही है, जन आंदोलन बनाने की कोशिश कर रही है। एम्ड एट मेकिंग इंडिया $3 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 22-23, है ना। इंडिया को 2022-23 तक $3 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है, जो कि ऑलरेडी बन चुकी है, ठीक है। इंडिया $4 ट्रिलियन के आसपास चल रही है फिलहाल में। तो टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ
across 41 areas. It discusses the measuring under 4 titles, namely drivers, infrastructure, inclusion and governance, है ना? तो इकोनॉमी को कौन ड्राइव कर रहा है? इंफ्रास्ट्रक्चर पे, इंक्लूजन पे और गवर्नेंस, ये 4 चीज़ों पे फोकस करने की कोशिश करता है, ठीक है? अब देखो विजन डॉक्यूमेंट ऑन हेल्थ, है ना? हेल्थ पे गवर्नमेंट का क्या विजन है, ठीक है? द विजन डॉक्यूमेंट टाइटल्ड इज विजन 2035 public health surveillance in India, released in 2020, aims at 4 visions under the time frame of next 15 years. तो गवर्नमेंट ने विजन डॉक्यूमेंट टाइटल रिलीज किया था, क्या? विजन 2035, है ना? विजन 2035, ठीक है? इसका मेन एम क्या था? इसका मेन एम क्या था? पब्लिक हेल्थ सर्विलियंस इन इंडिया, है ना? पब्लिक हेल्थ का मतलब अच्छे से पब्लिक हेल्थ को हम लोग मैनेज करेंगे, सर्विलियंस करेंगे उसका। एम सेट 4 विजन्स अंडर टाइम फ्रेम ऑफ नेक्स्ट 15 ईयर्स, है ना? तो आने वाले 15 सालों में इसके 4 विजन्स रहेंगे। पहला विजन क्या है? मोर रिस्पॉन्सिव एंड प्रेडिक्टिव हेल्थ सिस्टम, है ना? मोर रिस्पॉन्सिव एंड प्रेडिक्टिव हेल्थ सिस्टम। हेल्थ सिस्टम क्या होना चाहिए? ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होना चाहिए और प्रेडिक्टिव होना चाहिए, ना? कि हम लोग प्रेडिक्ट कर सके चीज़ों को। सिटीजन फ्रेंडली पब्लिक हेल्थ सर्विलेंस सिस्टम, है ना? सिटीजन फ्रेंडली पब्लिक हेल्थ सर्विलेंस सिस्टम। डाटा शेयरिंग बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, सेंटर स्टेट्स के बीच में क्या डाटा शेयर होगा, ठीक है? फिर 4th पॉइंट क्या है? रीजनल ग्लोबल है ना? रीजनल एंड ग्लोबल लीडरशिप इन मैनेजिंग हेल्थ इमरजेंसीज, है ना? तो रीजनल और ग्लोबल लीडरशिप होना चाहिए, क्या? हेल्थ में हम रीजनल और ग्लोबल लीडरशिप होना चाहिए, जिससे हम लोग क्या करें? हेल्थ इमरजेंसीज को अच्छे से मैनेज करें। जैसे 2020 में जो कोरोना आया था, वो अपने आप में बहुत बड़ा क्या था? हेल्थ इमरजेंसीज था। ठीक है? टू स्ट्रेंथन हेल्थ सिस्टम्स, इट पुशेस इन फेवर ऑफ इंटीग्रेटिंग 3 टायर पब्लिक हेल्थ सिस्टम इनटू आयुष्मान भारत। हेल्थ सिस्टम को इंटीग्रेट करने के लिए गवर्नमेंट क्या करा? गवर्नमेंट ने क्या करा? एक 3 टायर पब्लिक हेल्थ सिस्टम होना चाहिए आयुष्मान भारत के अंडर में। इसको प्रमोट किया गवर्नमेंट ने। स्विस चैलेंज मॉडल, दिस इज अ रिलेटिवली अ न्यू मॉडल ऑफ पब्लिक प्रोक्योरमेंट एंड नॉट अ मॉडल ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, है ना? तो ये ठीक है, पब्लिक प्रोक्योरमेंट का मॉडल है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्विस चैलेंज मॉडल, ठीक है? Under it, government invites one bidder to quote its bid. After one bidder are asked to submit their bids, improving upon the original bid. Finally, improved bid is selected, called counter proposal. If the another original bidder is not able to match the counter proposal, the project is awarded to the counter bidder. It was first tried by Government of India in 2015 for redevelopment of railway stations, though it was first used by state of Gujarat in 2006, followed by many other states. The method got approved by Supreme Court in 2009. तो इसमें क्या होगा, है ना? गवर्नमेंट के जो ठेके होते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट के जो काम होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उसमें क्या होता है? एक बीडर को बोला जाता है, इनवाइट किया जाता है, और उसको क्या बोला जाता है कि तुम अपना बीड रखो, मतलब तुम कितने में काम करके दोगे वो बीड रखो, है ना? वो बीड गवर्नमेंट रख लेती है अपने पास। फिर अदर बीडर्स को इनवाइट किया जाता है और अदर बीडर्स को दिखाया जाता है कि ये इतने में ये वाली बीड हो चुकी है। तो अदर बीडर्स को बोला जाता है कि आप अदर बीडर्स को बोला जाता है, ठीक है, कि है ना, आप अपना, ठीक है, आप अपनी बीड रखो। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? काउंटर प्रपोजल। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? काउंटर प्रपोजल। काउंटर प्रपोजल। If bidder is if original bidder is not able to make the counter proposal, the project is awarded to the counter bidder. अगर ओरिजिनल बीडर को, है ना, काउंटर प्रपोजल के बराबर अगर वो मैच नहीं कर पाता है, ठीक है, तो क्या होता है? प्रोजेक्ट क्या किसको अवार्ड कर दिया जाता है? काउंटर बीडर को अवार्ड कर दिया जाता है। इट वाज फर्स्ट ट्राइड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2015 फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रेलवे स्टेशंस,
2015 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फर्स्ट ट्राई किया था, कब? रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट के लिए, है ना। फर्स्ट किसने ट्राई किया था? फर्स्ट यूज्ड बाय द स्टेट ऑफ गुजरात इन 2006। फर्स्ट किसने यूज किया था? स्टेट ऑफ गुजरात ने 2006 में। अब ये मेथड को अप्रूवल मिल गया 2009 में, किससे? सुप्रीम कोर्ट से। मतलब इसके खिलाफ किसी ने पिटीशन वगैरह डाली होगी सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? इसके पक्ष में फैसला दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पर रिसोर्स मोबाइलाइजेशन, रिसोर्स मोबाइलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है? रिसोर्स मोबाइलाइजेशन का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट जो है अपने रिसोर्सेस को कितने अच्छे से और कितना एफिशिएंटली यूज करे। गवर्नमेंट के पास जितना भी पैसा है, जितने भी असेट्स है, गवर्नमेंट उसको कितने अच्छे से और कितनी स्मार्टली यूज करे, उसको हम लोग बोलते हैं रिसोर्स मोबाइलाइजेशन। Economic development depends on the utilization of diverse resources. To achieve development plan goals, government needs to arrange resources, which is called resource mobilization. To achieve development plan goals, government needs to arrange resources, which is called resource mobilization. है ना। तो गवर्नमेंट अपने रिसोर्सेज को, है ना, अरेंज रिसोर्सेज वर्ड यूज किया। गवर्नमेंट अपने रिसोर्सेज को क्या अच्छे से यूज करेगी, तो उससे क्या होगा, है ना, उससे ये होगा कि यूटिलाइजेशन अच्छा होगा और गवर्नमेंट एफिशिएंटली काम कर पाएगी। इनफैक्ट डेवलपमेंटल गोल्स आर सेट बाय गवर्नमेंट ओनली आफ्टर एक्सेसिंग गवर्नमेंट एबिलिटी टू मोबाइलाइज द रिसोर्सेज टू अचीव देम। In fact, developmental goals are set by government only after assessing government ability to mobilize the resources to achieve them. The process of resource mobilization involves the following main policy issues, है ना। ठीक है, तो क्या होता है कि गवर्नमेंट कोई भी डेवलपमेंटल टारगेट जब भी रख पाती है, गवर्नमेंट जो है कोई भी डेवलपमेंटल टारगेट जब भी रख पाती है, जब क्या हो, गवर्नमेंट का जो गवर्नमेंट ये पहले देखती है कि उसके लिए अपने पास प्रॉपर रिसोर्सेज है कि नहीं। पता चला गवर्नमेंट ने टारगेट बना लिया, बाद में उसके लिए रिसोर्सेज ही नहीं है, ठीक है। तो गवर्नमेंट कोई भी क्या करती है, रिसोर्स मोबाइलाइजेशन, पहले रिसोर्सेज देखती है फिर टारगेट रखती है। अब रिसोर्स मोबाइलाइजेशन में ये इश्यूज होते हैं वो यहाँ पर लिखे हैं। As such, resources are classified into two broad categories, natural and human. है ना, रिसोर्सेज को दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड करा हुआ है हम लोगों ने, नेचुरल और ह्यूमन रिसोर्सेज। While natural resources consist of everything, while natural resources consist of everything which countries draw from the nature, natural resources वो होते हैं जो कंट्रीज नेचर से लेती है। एग्जांपल क्या है? लैंड, वाटर, एयर, है ना। ह्यूमन रिसोर्सेज इंक्लूड वर्क फोर्स। ह्यूमन रिसोर्सेज में क्या आता है? वर्क फोर्स आती है। शेयर अवेलेबिलिटी ऑफ दिस रिसोर्सेज इज नो गारंटी ऑफ देयर यूसेज, है ना। टू इंश्योर दैट नेचुरल रिसोर्सेज आर प्रॉपर दे नीड टू एक्सप्लोर एंड प्रोसेस ना, ठीक है। अब मान लो यहाँ पर क्या बोल रहा है, शेयर अवेलेबिलिटी, मतलब अगर किसी कंट्री के पास बहुत ज्यादा ह्यूमन नेचुरल रिसोर्सेज प्रेजेंट भी है, फिर भी जरूरी नहीं है कि उसका यूटिलाइजेशन हो ही जाएगा, क्योंकि इसके साथ भी बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं, ठीक है। वो फैक्टर्स हमारे पास हमेशा अवेलेबल रहेंगे तो ही क्या होगा, हमारे रिसोर्सेज अच्छे से यूटिलाइज हो पाएंगे। To ensure that natural resources are utilized properly, they need to be explored and processed into usable forms, which is only possible once human resources are equipped with the requisite educational and skill. Technology also plays a crucial role in। देखो, अगर मान लो कि मेरे पास बहुत सारा एल्यूमिनियम है, हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा एल्यूमिनियम है ना, मेरे पास बहुत सारी खदानें हैं। तो मुझे अगर एल्यूमिनियम निकालना है उन खदानों से, ठीक है, तो मुझे क्या लगेगा, सॉरी मैंने ये आई है, ठीक है, एल्यूमिनियम है। अब एल्यूमिनियम मुझे अगर निकालना है उन खदानों से, ठीक है, तो मुझे क्या लगेगी, टेक्नोलॉजी लगेगी। ऐसा तो है नहीं मैं डायरेक्ट निकाल लूँगा, मुझे क्या लगेगी, टेक्नोलॉजी। अगर मुझे टेक्नोलॉजी लगेगी तो मुझे टेक्नोलॉजी के लिए क्या लगेगा, नॉलेज लगेगा। नॉलेजेबल पीपल, मुझे नॉलेजेबल लोग लगेंगे, इंजीनियर्स लगेंगे उसके लिए, या जिनको भी इस चीज़ का नॉलेज हो, नॉलेजेबल पीपल लगेंगे। अगर मुझे उस चीज़ के लिए नॉलेजेबल पीपल लगेंगे तो नॉलेजेबल पीपल बनेंगे कहाँ से, एजुकेशन, इसी को हम लोग बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, ह्यूमन रिसोर्स। सिंपल सी बात है कि मुझे अगर कोई काम करना है, ठीक है, मुझे अगर कोई काम करना है तो मुझे उसके लिए क्या लगेगी,
टेक्नोलॉजी कुछ भी मुझे करना है, मेरे पास मान लो कि मेरी कंट्री में बहुत ज़्यादा है ना क्रूड ऑयल है, ठीक है, मेरी कंट्री में मुझे क्रूड ऑयल है। अब क्रूड ऑयल मेरी कंट्री में है, पर उस क्रूड ऑयल को निकालने के लिए मुझे क्या लगेगी? टेक्नोलॉजी लगेगी ना, ठीक है। उस क्रूड ऑयल को निकालने के लिए मुझे क्या लगेगी? टेक्नोलॉजी लगेगी, ठीक है। उस टेक्नोलॉजी को क्रूड ऑयल को निकालने के लिए मेरे पास क्या लगेगी? टेक्नोलॉजी। और टेक्नोलॉजी आएगी कहाँ से? नॉलेजेबल लोगों से। नॉलेजेबल लोग कहाँ से बनेंगे? एजुकेशन से। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स जो भी मुझे चाहिए, ठीक है, वो कहाँ से बनेंगे? है ना? तो यहाँ पर वही चीज़ लिखी है कि sheer availability of these resources is no guarantee of their uses. To ensure that natural resources are properly utilized, they need to be explored and processed into usable forms, which is only possible once the human resource are equipped with prerequisite education and skill. Technology also plays a crucial role in it. अभी रिसोर्सेज दो टाइप के हैं, इंटरनेशनल रिसोर्सेज फॉर डेवलपमेंटल प्लानिंग, इंटरनल इंटरनल अवेलेबिलिटी ऑफ इंटरनल रिसोर्सेज होगा ये शायद। फॉर द इंटरनल अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इज नॉट अ कंपल्शन, countries can augment their developmental resources through external resources provided they are able to evolve a dynamic economic diplomacy. अब जैसे हम लोगों ने ऊपर जो एग्जांपल देखा था कि मेरे को अगर जैसे सऊदी अरेबिया, उधर भी ये चीज़ हुई थी कि फर्स्ट टाइम उन्होंने जब ऑयल निकाला था, ठीक है, तो फर्स्ट टाइम जब उनको उनकी कंट्री में पता चला था कि उनके पास इतना सारा ऑयल है और उस ऑयल से वो बहुत पैसा कमा सकता है, तो अब वो ऑयल से बहुत पैसा कमा सकता है, ठीक है ना? तो क्या है, ऑयल से वो लोग बहुत पैसा कमा सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ उनको समझ में आ गई कि यार ऑयल से पैसा तो हम लोग कमा सकते हैं, पर उनके पास नॉलेजेबल लोग नहीं थे। तो उनके पास ये नॉलेजेबल लोग नहीं थे, तो ऑयल से फिर क्या हुआ? ऑयल से क्या हुआ? ठीक है, उन्होंने क्या किया, बाहर से नॉलेजेबल लोग मंगाए। हमारी कंट्री मान लो हमारे एरिया में इंजीनियर्स नहीं है, या फिर जो भी हमको नॉलेजेबल और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड लोग नहीं है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड लोग हैं, वो हमारे पास आज के टाइम में नहीं है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे बाहर से लोगों को लाना पड़ेगा, दूसरी कंट्रीज जहाँ से अवेलेबल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड लोग हैं, मुझे वहाँ से रिसोर्सेज लाना पड़ेगा। तो वही चीज़ यहाँ पर बोल रही है ना, कि रिसोर्सेज क्या होते हैं? एक्सटर्नल भी रिसोर्सेज होते हैं। सिंपल सी क्या है, कंडीशन क्या है कि इकोनॉमिक डिप्लोमेसी होना चाहिए, और ये सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स के पे ये चीज़ अप्लाई नहीं होती है, ये चीज़ दूसरे रिसोर्सेज पे भी, नेचुरल रिसोर्सेज पे भी अप्लाई होती है। मान लो कि इंडिया में जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं कि वॉर वगैरह चल रहा है ना, अमेरिका और ईरान का वॉर चल रहा है, ठीक है, तो हमारी कंट्री में 90% हम लोग क्रूड ऑयल क्या करते हैं? दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करते हैं। 90% क्रूड ऑयल हम लोग दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करते हैं। अब 90% अगर क्रूड ऑयल दूसरी कंट्री से हम लोग इंपोर्ट करते हैं, तो वो रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्सेज, जो क्रूड ऑयल क्या है? नेचुरल रिसोर्स है, जो कि हमारे पास फिलहाल में नहीं है। पर हम लोगों को अगर वो नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए तो हम कहाँ से ले लेते हैं? हम लोग ईरान से ले लेते हैं, दूसरी कंट्री से इंपोर्ट कर रहे हैं, है ना? पर उसके लिए क्या लगती है? इकोनॉमिक डिप्लोमेसी। उसके लिए क्या लगती है? इकोनॉमिक डिप्लोमेसी, ठीक है, उसके लिए क्या लगती है? इकोनॉमिक डिप्लोमेसी लगती है, ठीक है। तो ये चीज़ वहाँ पर बोल रहा है ना? ठीक है, फाइनेंस एज अ रिसोर्स, एट द एंड ऑफ द डे द प्रोसेस ऑफ रिसोर्स मोबाइलाइजेशन बॉइल्स डाउन टू द फाइनेंशियल कैपेबिलिटी ऑफ इकोनॉमी, है ना? ठीक है, अब हम लोग कितना रिसोर्स गवर्नमेंट के पास रहेगा, सब चीज़ दुनिया में बोलते हैं ना कि दुनिया किससे चलती है? पैसों से, ठीक है। अगर मुझे कोई भी रिसोर्स को खरीदना है तो मैं कहाँ से खरीदूंगा? पैसों से, ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे द प्रोसेस ऑफ रिसोर्स मोबिलाइजेशन बॉइल्स डाउन टू द फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ इकोनॉमी, है ना? एक कंट्री के पास, जिस कंट्री के पास ज़्यादा पैसा रहेगा वो बहुत आसानी से रिसोर्सेस को खरीद लेगा, जिसके पास कम पैसा रहेगा वो नहीं खरीद पाएगा। दिस इज वाई माई रिसोर्स मोबिलाइजेशन exports normally mean arrangement of financial resources. At the level of an economic government budgets, at the level of an economic government budgets, है ना? तो कितना आपके पास व्यवस्था है फाइनेंशियल, पैसे की कितनी व्यवस्था है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज कितने हैं आपके पास, उस पर डिपेंड करता है क्या, कि आप कितना अच्छा रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन कर पाएंगे, ठीक है। एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी गवर्नमेंट बजट्स आर कंसिडर्ड इट फर्स्ट एग्जांपल व्हिच फर्स्ट आउटलाइन द मेजर डेवलपमेंट गोल्स एंड स्टेट टू मोबाइलाइज द रिसोर्सेज टू अचीव देम, है ना? तो गवर्नमेंट क्या करती है, पहले तो
अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज देखती है कि अपने हमारे पास कितने पैसे की व्यवस्था है, उस हिसाब से फिर गवर्नमेंट क्या बनाती है, अपने टारगेट्स बनाते हैं। India being a planned economy, this responsibility was given to the planning commission which was shifted to नीति आयोग, है ना। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले किसके पास थी, प्लानिंग कमीशन। आज फिलहाल में रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है, नीति आयोग, है ना। किसके पास है, नीति आयोग के पास, ठीक है। पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी थी प्लानिंग कमीशन के पास, आज फिलहाल में रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है, नीति आयोग के पास, ठीक है। ड्यूरिंग दिस पीरियड द गवर्नमेंट आइडियाज ऑफ रिसोर्स मोबिलाइजेशन इन्वॉल्व इन 3 मेन फेजेस, है ना। तो गवर्नमेंट के जो आइडिया रिसोर्सेज प्लानिंग के मोबिलाइजेशन के वो 3 फेजेस में इवॉल्व किए। फेज 1, Phase 1, 1951 से 1969. This was the phase of state-led development during which government, especially the central government, played a proactive role in the economy. This was the phase of state-led development during which government, especially the central government, played a proactive role in the economy. है ना। तो फेज 1 कब था, 1951 से 1969 का। इसमें स्टेट लेड डेवलपमेंट हुआ था। क्या हुआ था, स्टेट लेड डेवलपमेंट ड्यूरिंग विच गवर्नमेंट स्पेशली द सेंट्रल गवर्नमेंट प्लेड अ प्रोएक्टिव रोल इन इकोनॉमी। इसमें क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा रोल प्ले किया इकोनॉमी में। द रिसोर्सेज वर प्राइमरी मोबाइलाइज्ड थ्रू इंटरनल एंड एक्सटर्नल, है ना। इंटरनल और एक्सटर्नल तरीके से फॉरेन लोन्स लेके भी रिसोर्सेज क्या होते थे, मोबाइलाइज होते थे। Sources with less attention on the need of resources for private sector. However, the latter was given a huge industrial responsibilities, है ना। तो ठीक है, sources with less attention on the need of resources for private sector, है ना। प्राइवेट सेक्टर को रिसोर्सेज की कितनी नीड है, इस पर बहुत कम फोकस था उस टाइम पे। हाउएवर द लेटर वाज गिवन ह्यूज इंडस्ट्रियल रिस्पांसिबिलिटीज। बाकी प्राइवेट सेक्टर को क्या था, ह्यूज इंडस्ट्रियल रिस्पांसिबिलिटीज गवर्नमेंट ने दी थी। फेज 2, दिस फेज सॉ अलाउइंग अ लिमिटेड डिग्री ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, है ना। सेकंड फेज में क्या है, बहुत लिमिटेड डिग्री ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउ किया था थ्रू टेक्नोलॉजी ट्रांसफर रूट इन 1973 फॉर द फर्स्ट टाइम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर रूट की हेल्प से फर्स्ट टाइम क्या है, फॉरेन सेक्टर को अलाउ किया था, ठीक है। कहने का मतलब 1970 से 1990 के बीच में फॉरेन सेक्टर को गवर्नमेंट अलाउ करना ही नहीं चाहती थी। गवर्नमेंट को सिर्फ यह था कि बस इंडिया की कंपनीज ही बिजनेस करें इंडिया में। एम्फेसिस ऑन एक्सपांशन एंड अपकीप ऑफ द स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस PSS continued, however scarcity of resources were arresting developmental process, है ना। सेकंड फेज में क्या हुआ कि गवर्नमेंट जो है थोड़ा बहुत ना के बराबर अलाउ कर रही थी, है ना, प्राइवेट सेक्टर को, है ना। और जनरली क्या गवर्नमेंट का फोकस था कि स्टेट और इंटर मतलब गवर्नमेंट कंपनी, सीधी सीधी बात है, गवर्नमेंट कंपनीज को क्या करना, गवर्नमेंट का कोशिश करती थी कि गवर्नमेंट कंपनीज को भी यही हम लोग क्या करें, प्रमोट करें। पर रिसोर्सेज की स्केर्सिटी होने के कारण हमारी जो डेवलपमेंटल प्रोसेस थी वो बहुत स्लो थी। Phase third, economic reforms of 1991 saw government serving two important goals: future development to depend more on private sector in place of government, and back of increased efficiency and global competitiveness, है ना। 1991 में सबको पता है हमारी कंट्री में क्या है, LPG रिफॉर्म्स आए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, है ना, ठीक है। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो उसमें क्या हुआ, गवर्नमेंट ने दो इंपॉर्टेंट गोल्स रखे। क्या, फ्यूचर डेवलपमेंट टू डिपेंड मोर ऑन द प्राइवेट सेक्टर। फ्यूचर में डेवलपमेंट जो होगा वो प्राइवेट सेक्टर पे क्या करेगा, ज्यादा डिपेंड करेगा। सेकंड, इन प्लेस ऑफ गवर्नमेंट एंड बैक इंक्रीज्ड एफिशिएंसी एंड ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस। इंक्रीज हम लोग अपनी एफिशिएंसी बढ़ाएंगे और ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाएंगे हम लोग। अकॉर्डिंगली a shift occurred in government approach to resource mobilization, the following actions, and following action, crowding in of fund of private sector by cutting market borrowings by the government, है ना। तो फर्स्ट फेज में तो गवर्नमेंट ने 3 अप्रोच बनाए, ठीक है, रिसोर्स मोबिलाइजेशन का। क्या, बाय द गवर्नमेंट, है ना। पहली बात है प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा फंड्स मिल सके, कि प्राइवेट सेक्टर को फंड ज्यादा कैसा मिलेगा, गवर्नमेंट अपनी बोरोइंग कम करेगी उससे। कटिंग इंटरेस्ट रेट्स टू इनकरेज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, अपने इंटरेस्ट रेट को क्या करेगी, गवर्नमेंट कट करेगी, है ना, ताकि क्या हो, है ना। आरबीआई क्या करेगी, इंटरेस्ट रेट्स को कम करेगी ताकि किससे क्या हो, प्राइवेट सेक्टर को कम ब्याज पे पैसा मिले।
Tax reforms and privatization for mobilizing additional resources to finance social sector spending, which were to be increased due to call of reforms with human face. है ना, टैक्स रिफॉर्म्स करेगी, प्राइवेटाइजेशन फॉर मोबाइलाइजिंग एडिशनल रिसोर्सेज टू फाइनेंस सेक्टर, सोशल सेक्टर स्पेंडिंग ऑफ विच इंक्रीज ड्यू टू कॉल ऑफ रिफॉर्म्स ऑफ विद ह्यूमन फेस, है ना, ठीक है। तो टैक्स रिफॉर्म्स करेगी गवर्नमेंट, प्राइवेटाइजेशन फॉर मोबाइलाइजिंग एडिशनल रिसोर्सेज टू फाइनेंस सेक्टर, है ना, प्राइवेटाइजेशन इस तरीके से करने की कोशिश करेगी कि प्राइवेट सेक्टर को क्या करे, ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज मिल सके, है ना, ताकि और ज़्यादा रिफॉर्म से प्राइवेट सेक्टर को बूस्ट मिले। Third, however, the performance of this model of resource mobilization has varied largely during the phase due to coalition politics at center, है ना, पर क्या परफॉर्मेंस बहुत खराब रहा रिसोर्स मोबिलाइजेशन का। क्यों खराब रहा? क्योंकि 1992 से 1992 से, है ना, 1992 से 2001 तक हमारी कंट्री का, 1999 तक हमारी कंट्री का क्या रहा, है ना, एक अनस्टेबल फेज रहा। मतलब कॉलिशन गवर्नमेंट बनती थी, फिर सरकारें गिर जाती थी, फिर वापस सरकार बनती थी, फिर वापस सरकार गिर जाती थी, ये सब कुछ ही चलते रहता था। वीक फेडरल अंडरस्टैंडिंग अबाउट नीड्स ऑफ रिफॉर्म एंड फिस्कल कंसोलिडेशन, है ना, ठीक है, ठीक है। तो फेडरल स्टैंडिंग मतलब स्टेट्स को कम समझ में आ रहा था, या फिर, है ना, स्टेट्स को कम समझ में आ रहा था किसके बारे में, रिफॉर्म की नीड के बारे में, है ना, बहुत मतलब दूसरी गवर्नमेंट्स को कम समझ में आ रहा था स्टेट गवर्नमेंट्स को किसके बारे में, फिस्कल कंसोलिडेशन के बारे में, है ना, पैसा कैसे बचाना है, और रिफॉर्म की नीड के बारे में। एक्सटर्नल सच एज मिड एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 1997, ग्लोबल स्लोडाउन since 2008, COVID-19 pandemic and unstable geopolitical situations, है ना। एक्सटर्नल सिचुएशन भी थी क्या कि फाइनेंशियल क्राइसिस, मिड एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस आया कब, 1997 में, इकोनॉमिक स्लोडाउन 2008 में आया, कोविड-19 पेंडेमिक आया, इनके कारण भी क्या हुआ, हमारा प्राइवेट सेक्टर का परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं हो पाया। अब यहाँ पर हम लोग इन्वेस्टमेंट मॉडल्स देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग इन्वेस्टमेंट मॉडल नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ये वीडियो हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं।